ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में जान रहे थे और काफ़ी कुछ टॉपिक हम लोगों ने ज्योग्राफी के कवर कर लिए हरियाणा के। तो अराउंड आपकी 70-80% हरियाणा की जो ज्योग्राफी है वो मैंने कवर करवा दी। 10-20% आज की और कल की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक हमें समझना है वो है फॉरेस्ट वन के बारे में, हरियाणा के अंदर जो फॉरेस्ट है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मोटिवेशनल कोट, डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। बिल्कुल सही कहा है कि आप एक फ्लो के साथ मत बहिए, आप खुद का अपना एक फ्लो बनाइए। वो एक कहावत भी है ना हमारे यहाँ पर कि यार आपको लाइन का हिस्सा नहीं बनना है, आपको एक नई लाइन बनानी है कि बाकी लोग आपकी लाइन को फॉलो करें। तो उसी कहावत को हम लोग देखते हुए आपको हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं HCS प्रीलिम्स की ओर। और उसी कड़ी के अंदर हम लोग हरियाणा जीके की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के फॉरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट आखिर होते क्या है और डेफिनेशन क्या दी जाती है फॉरेस्ट की। तो आइए एक बार देखते हैं फॉरेस्ट की डेफिनेशन। तो देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जो है वो आपकी फॉरेस्ट की डेफिनेशन बताता है कि ये फॉरेस्ट आखिर होते क्या है। अब फॉरेस्ट का डिसीजन जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड या विलेज फॉरेस्ट, ये आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा। आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो आई होप कि आप लोगों ने रीड आउट किया होगा एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये 3 टाइप के फॉरेस्ट दिखाए जाते हैं, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पर है। अब ये जो फॉरेस्ट है हमारे, तो ये आखिर होते क्या है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन आप लोगों को समझने की फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो 1927 का जो एक्ट था, उस 1927 के एक्ट के अंदर फॉरेस्ट की डेफिनेशन आपकी बताई गई है। देखो, जब ब्रिटिश टाइम होता है तो उस ब्रिटिश टाइम पे फॉरेस्ट के नए नए एक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट निकालती है। तो वहां पर जो एक्ट थे उनके बाद 1927 का जो एक्ट आया वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देता है। वो एक ऐसी डेफिनेशन बताता है फॉरेस्ट की जिसको हम आज के टाइम पे भी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी डेफिनेशन है? एरिया ऑक्युपाइड बाय गवर्नमेंट, ऐसा एरिया जो सरकार के द्वारा ऑक्युपाइड हो, फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब ऐसा कोई भी एरिया जो बायोलॉजिकली और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए सरकार ने उनका कंजर्वेशन किया हो और उनकी मैनेजमेंट किया हो। देखो, ध्यान रखना आपको कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उन फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, क्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर डिवाइड कर सकती है। जैसे आपने कई बार, जैसे आप रोड से जा रहे हो और आपको एक टाइगर रिजर्व दिखाई दिया। अब आपको पता है कि यार ये यहां पर है ना, ये वाला फॉरेस्ट टाइगर के लिए है, तो सरकार क्या करती है, उनको रिजर्व कर देती है। आपको पता है मैन और वाइल्ड के बीच का रिलेशन कैसा है। हम लोग एक तो उनको देखकर इतने उतावले हो जाते हैं और यार दूसरा ये भी दिखाई देगा कि एक से एक यहाँ पर शिकार होते हैं। तो उन चीजों को देखते हुए सरकार ने उनको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया कि वहां पर ह्यूमन बीइंग की एंट्री को अलाउ नहीं किया गया है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उन पर दे दी गई। अभी हम लोग आगे उसके बारे में समझेंगे। दूसरा क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर कुछ एक्टिविटीज को सरकार ने अलाउ किया गया है। और तीसरे वो फॉरेस्ट जो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है भाई आप उसको काट कर ले जा रहे हो, इस तरीके से एग्जांपल XYZ चीजें दे रहा हूं कि जहां पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हो। तो इसी बेसिस पर हमने उनका कंजर्वेशन किया बायोलॉजिकली और इकोलॉजिकली, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो आपको पता है इकोलॉजिकली स्टेबिलिटी का भी काम करते हैं और बैलेंसिंग का काम भी करते हैं। आप लोग आगे पढ़ोगे कि इनके क्या क्या यूज है। यूज तो खैर ऐसे नहीं पढ़ोगे, जब फॉरेस्ट पॉलिसी जो हरियाणा की देखोगे तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर, तो वहां पर वो सारे पॉइंट निकल कर आएंगे। तो ये आप लोगों ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन समझी। तो चलिए अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप है अपने, एक बार वो आपको समझना है। तो फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर है, ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पर है कि कोई भी एक फॉरेस्ट है, हमने एक जंगल मान लिया, वो जो जंगल है वो आपको देखना है कि वो रिजर्व में आएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आएगा या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर आएगा।
इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपको अराउंड आप लोग फोकस करना, रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो आपको 15.97 के समथिंग दिखाई देगा। देखो एग्जैक्ट आप लोग को ध्यान नहीं रखना, अराउंड याद रखना है। हरियाणा में 16%, 15.9 मान लो 16% के आसपास रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हरियाणा के अंदर आपको अराउंड 74.28% दिखाई देंगे, 75% के आसपास आपको दिखाई देगा। हर 2 ईयर के अंदर, हर 2 साल के अंदर अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। लास्ट जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 2019 में थी, 20 वाली अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो वेट करते हैं। तो ये अराउंड इतना ही रहता है यार, मतलब नॉमिनल इंक्रीज होता है हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट। और आपको मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फॉरेस्ट भी आपको कहां पर दिखाई देंगे, हरियाणा के अंदर। उसका एक रीजन भी है, वो रीजन भी हम लोग समझेंगे। और तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हरियाणा के अंदर आपको 9.75 के समथिंग आपको मिलेंगे। अराउंड है भाई, आप लोग एग्जैक्ट याद करने लग जाना। आप मतलब 16% भी याद रखते हो, 75 भी रखते हो, 10 भी रखते हो, तो आपको इजिली ये याद हो जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर ये 3 टाइप के प्रोटेक्शन, ये 3 टाइप के फॉरेस्ट देखे गए। अगर मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको कहां तक प्रोटेक्ट किया है, उस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पर कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपका आता है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है। रिजर्व फॉरेस्ट के बाद आपका आएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड आफ्टर दैट आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड आपका कौन सा, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब ये होते क्या है, आइए एक बार इनको भी समझते हैं। एक सेकंड भाई, तो देखते हैं एक बार ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट में तीनों है क्या। देखो आपको यहां पर ये जानना जरूरी है कि ये तीनों टाइप के फॉरेस्ट बेसिकली है क्या। तो रिजर्व फॉरेस्ट किसको कहेंगे, मतलब ऐसा कोई भी फॉरेस्ट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो और वहां पर आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मिले, किसको लेकर, ह्यूमन एक्टिविटीज को लेकर। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने यही वाले होते हैं। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, यहां पर आपको कैटलिंग, ग्रेजिंग या फिर पेड़ों को काटना या उनका यूज करना, इन सारी एक्टिविटीज को सरकार ने रोक रखा है। तो ये इस टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट। लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो आम आदमी है उनकी एंट्री भी यहां पर बंद होती क्योंकि वो रिजर्व किए गए हैं। और रिजर्व करने के 1-2 रीजन और है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर रहते हैं उनको भी रिजर्व किया जाता है फॉरेस्ट के जरिए, क्योंकि उनका मेन हैबिटेट होता है, आवास होता है, और हमारी एंट्री को वहां पर क्या किया गया है, बंद किया गया है। हाँ, एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अगर इस चीज को अलाउ करता है किसी परमिशन के साथ तो वो एक अदर मैटर है। अब ये हुआ अपना रिजर्व फॉरेस्ट। हरियाणा के अंदर कितने % पार्ट पर है, 5.9% पार्ट पर है हरियाणा के टोटल पार्ट पर 1600 पार्ट पर हरियाणा के टोटल हमारे कौन से फॉरेस्ट फैले हुए हैं। तो 1600 के आसपास आप लोग को ध्यान रखना है कितने पार्ट पर हरियाणा में फॉरेस्ट है। और ये ना के बराबर है, नॉमिनल है, मतलब पूरे इंडिया का अगर आप लोग देखते हो तो 3.62% के आसपास बैठता है। मतलब इतने कम फॉरेस्ट है कि भाई कम से कम 25%, 30% तो होना ही चाहिए। अब अगला जो आपका आता है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, मैटर है, और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ही उसको डिसाइड करती है कि प्रोटेक्टेड में आएगा, रिजर्व में आएगा, अनक्लासिफाइड में आएगा। अब अगला देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड, दिस पावर हैज बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रीज, टिम्बर, फ्रूट और अदर नॉन-वुड प्रोडक्ट हैव रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल। तो रिवेन्यू रेजिंग के लिए इन चीजों को अलाउ किया गया। मतलब
ऐसा फॉरेस्ट जहां पर ये चीजें रिवेन्यू के लिए, और आपको पता है कि कोई भी सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो थोड़ा रिवेन्यू का भी ध्यान रखना पड़ता है, और उस रिवेन्यू को देखते हुए इन चीज़ों को के पास, सरकार के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट उसको एम्पावर करती है, जैसे ट्रीज को लेकर, टिम्बर को लेकर। तो ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ह्यूमन प्रोहिबिट हो, उनकी एंट्री प्रोहिबिट हो, सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर रखा हो, कुछ एक्टिविटीज को अलाउ कर रखा हो, उसको क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कुछ चीजें उसमें प्रोटेक्ट की जाती है। तीसरे जो फॉरेस्ट होते हैं वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, इसमें आपको दिखाई देगा नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ह्यूमन एंट्री। ह्यूमन एंट्री पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप जाते हो तो सड़कों पर आपको रोड मिलेंगे, बहुत सारे रोड मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, सड़कों पर जब आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे और विलेज फॉरेस्ट मिलेंगे। गांव में जब आप लोग जाते हो तो गांव के एक कोने पर आपको वन मिलेंगे। तो वहां पर सरकार ने किसी प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ रूल तो बहुत सारे बना रखे हैं फॉरेस्ट को लेकर, वो हम लोग उतना हमें डिटेल के अंदर नहीं जाना है। तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट हो गए। हरियाणा के कितने पोर्शन पर मिलते हैं वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर कि अगले हमारे फॉरेस्ट कौन से होंगे। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। ज्योग्राफिकल बेसिस पे अगर हरियाणा की हम लोग बात करें तो हरियाणा में कौन कौन से फॉरेस्ट है, एक बार वो हम लोग देखते हैं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझाता हूं, उस कॉन्सेप्ट से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि हरियाणा में कौन से टाइप के फॉरेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग हरियाणा का मैप देखते हो तो देखो ये जो शिवालिक रीजन है और ये अरावली रीजन है, सदर्न पार्ट है हरियाणा का। तो हरियाणा के अंदर आपको पता है कि जब आप शिवालिक से अरावली की तरफ मूव करते हो तो रेनफॉल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब जब रेनफॉल चूंकि कम होगा, रेनफॉल कम होने की वजह से क्या होगा? जो हमारे प्लांट्स है, जो वेजिटेशन है या जो हमारे फॉरेस्ट है वो क्या होंगे? कम होंगे। और प्लांट्स वेजिटेशन अगर कम होंगे तो यहां पर रहने वाले जो भी जीव जंतु है, जो भी वाइल्ड लाइफ है या जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे? कम होंगे। और भी आप लोग गहराई में जब आप लोग जाना चाहते हो तो आपको पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक प्राइमरी रूट्स होती है, एक सेकेंडरी रूट्स होती है। रूट्स का यार क्या काम क्या होता है? देखो रूट्स जो होती है वो क्या करती है, जो वाटर होता है जाइलम वेसल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कहां तक लेकर जाती है? लीव्स तक, पत्तियों तक। अब अगर हमें ये हमारा सरफेस है और अंदर में अगर हमें इजिली पानी अवेलेबल है, इजिली वाटर अवेलेबल है, तो ये रूट्स है ना ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी और उलझी हुई नहीं होगी। इसलिए आप लोग देखना कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं, रेनफॉल जहां पर ज्यादा होती है वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और पेड़ हरे भरे रहते हैं। पत्तियां जो होती है, जो उनकी लीव्स होती है, उनका साइज आपको कैसा मिलता है? इस टाइप से आपको मिलेगा, चौड़ा उनका साइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कैक्टस वगैरह, रेनफॉल कम हो रही है और ऐसे पेड़ जो कम रेनफॉल के अंदर होते हैं उनकी रूट्स का साइज भी आप लोग को क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स आपस में उलझी रहेगी उनकी। तो ये जो है रेनफॉल पे ही सारी कंडीशन डिपेंड करती है। अब आप एक चीज बताओ, हरियाणा का जो शिवालिक रीजन है, जो पिडमोंट प्लेन वाला रीजन है, वहां पर रेनफॉल कैसी होती है? ज्यादा या कम? कहोगे सर बिल्कुल ज्यादा रेनफॉल होती है। तो जब ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो आपका वेजिटेशन, प्लांट्स ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड लाइफ वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यही सारे कारण हैं आपके कौन से रेनफॉल की वजह से जो सारी चीजें डिसाइड होती है। उसी बेसिस पर, ज्योग्राफिकल के बेसिस पर हमने फॉरेस्ट को डिवाइड किया है कौन कौन से पार्ट में। आइए एक बार समझते हैं। देखो सबसे पहले आपका आएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। अब आपको हरियाणा का लेटीट्यूड डिवीजन पता है, 27 डिग्री टू 30 डिग्री अराउंड ये है, 27, 39, 30, 35, 35। तो ये हरियाणा का है। और इस बेसिस पे आप लोग देखते हो तो हरियाणा जो है ना, जो हमारी
एक सेकंड भाई। इसी बेसिस पर जब आप लोग देखते हैं तो हरियाणा, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा आता है भाई? हरियाणा आता है, नॉर्थ पार्ट के अंदर। हरियाणा इस नॉर्थ पार्ट के अंदर आता है और यहां पर आपको दिखाई देगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाई करता है कौन सी अपनी कंट्री। और हरियाणा तो बेसिकली आपको 23.5 से ऊपर सब ट्रॉपिकल में ही दिखाई देगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉरेस्ट की है वो आपको ट्रॉपिकल दिखाई देगी। अब डेसिडियस पर्णपाती वन बोलते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। ये आपको बेसिकली कहां पर मिलेंगे? ऐसे फॉरेस्ट जिनको अगर बराबर वाटर सप्लाई मिल रही है, पानी मिल रहा है बराबर मात्रा में, तो ये हरे भरे रहेंगे, लेकिन जिस दिन पानी कम हो गया तो ये अपने फॉरेस्ट जो है अपनी पत्तियां गिरा देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हरियाणा का, वहां पर आपको ऐसे फॉरेस्ट दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यमुनानगर का जो सदर्न पार्ट है वहां पर कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर, या फिर जो हरियाणा का मिड पार्ट है वहां पर आपको ऐसे फॉरेस्ट दिखाई देंगे। मतलब बेसिकली अगर आप लोग बात करो तो यमुनानगर के सदर्न पार्ट से शुरू हो जाओ। अब आप लोग को पता है कि यमुनानगर के अपर पार्ट में और मिड पार्ट में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। यमुनानगर से आप जैसे ही नीचे मूव करते हो तो वहां पर रेनफॉल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यमुनानगर हुआ आपका, कुरुक्षेत्र हुआ, कैथल हुआ, करनाल हुआ, ये जितने भी मिड एरिया है हरियाणा के, वहां पर आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। अब आपको एक से समझनी है, हरियाणा के अंदर वैसे तो बेसिकली दो ही टाइप के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। एक तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। लेकिन एक तीसरा डिवीजन जो आज के हमारे जो ज्योग्राफर है उन्होंने तीसरा डिवीजन और निकाला है हरियाणा के फॉरेस्ट का, और वो आपको दिखाई देगा ऐसे रीजन के अंदर जहां पर रेनफॉल ना के बराबर हो रही है। मतलब वहां पर आपको 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तक रेनफॉल दिखाई देगी। हालांकि पूरे ही हरियाणा में यार एवरेज रेनफॉल 60-65 है, तो उसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस रीजन, ऐसे फॉरेस्ट जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वन हिंदी में बोलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हिंदी में, तो आप लोग को यार जल्दी पीपीटी पीडीएफ जो है नोट्स वगैरह हिंदी में प्रोवाइड करवा देंगे। मैंने लगभग उनके ऊपर काम कर लिया है, स्टार्टिंग से लेके अब तक की क्लास का मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर मैं आप लोग की हिंदी वाली वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन अपना कौन सा हुआ? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। मतलब यहां पर आपकी जो रेनफॉल है आप देख सकते हो 75 से लेके 110 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में ये आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देंगे। दूसरे फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। कटीले वनस्पति, कैक्टस वगैरह यहां पर उगते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो शीशम, उसके बाद अमलतास, ये सारे जो पेड़ है वो आपको मिलेंगे। खैर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर वो सारी चीजें जान लोगे। यहां पर ये जो वेस्टर्न रीजन है, उसके बाद जो सदर्न हरियाणा है, वहां पर आपको ये वाले फॉरेस्ट दिखाई देंगे। कौन से फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। जैसे जहां पर भी रेनफॉल कम मिलेगी, मतलब ये फॉरेस्ट आपको 40 सेंटीमीटर से आपको 60-70 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले रीजन में आपको मिलेंगे। और ये कौन सा रीजन है? या तो अपना वेस्टर्न रीजन होगा, और या फिर अपना कौन सा रीजन होगा? सदर्न हरियाणा होगा। वहां पर आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दिखाई देंगे। वहां पर आपको जो रूट्स मिलेगी उनका साइज भी आपको बड़ा मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये कुछ एक प्रॉपर्टी है इसकी। यहाँ पर आपको लीव्स जो है उनका साइज कम मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो इसके अंदर बायो के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हो ट्रांसपीरेशन, और जब अपने जाइलम वेसल के थ्रू जब वाटर की सप्लाई होती है आगे की तरफ, तो लीव्स का साइज भी क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न रीजन के अंदर दिखाई देंगे। तीसरे वाले है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। देखो जहां कहीं भी ये पाइन वर्ड आ जाता है, अल्पाइन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि ऐसे माउंटेनियस रीजन जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो वहां पर आपको ये मिलेंगे। अब इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा,
शिवालिक रीजन ऑफ हरियाणा कवर्स अराउंड 3 to 4% ऑफ हरियाणा रीजन। तो ये जहां पर जो रीजन है हरियाणा का, वहां पर आपको सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो सब ट्रॉपिकल क्यों कहा, क्योंकि आप लोग 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर पार्ट में जाओगे और 30-35 से का एरिया जो है वो आपको सब ट्रॉपिकल दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस लिख दिया, यहाँ पर आपने सब ट्रॉपिकल लिख दिया। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस लिखा है ये 27 इसके आसपास का रीजन है। मोस्टली रीजन जो लाई करता है वो ट्रॉपिकल में करता है, और ये वाला जो रीजन है वो आपका सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है। तो पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट शिवालिक रीजन में, और शिवालिक रीजन आपको पता है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का ये वाला पार्ट। अब देखो बेसिक चीज समझनी है, हरियाणा का अपर पार्ट और हरियाणा का मिड पार्ट और हरियाणा का लोअर पार्ट, 3 फॉरेस्ट है। बेसिक याद हो गए। एग्जाम में कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा के इस पोर्शन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप अपने बेसिस पर बता सकते हो। अगर आपको रेनफॉल पता है, आपको बेसिक चीज पता है कि शिवालिक से अरावली की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो रेनफॉल कम होती है, तो आप इस पार्ट को भी इजिली बता सकते हो। तो ये अपना कौन सा फॉरेस्ट हुआ, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वेस्टर्न रीजन के अंदर, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट शिवालिक के अंदर। अब कचनार, खैर, अमलतास, ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट है वो आपके किस में दिखाई देंगे, आपके सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में आपको दिखाई देंगे। देखो शिवालिक आपको पता है, शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ सब हिमालयन का पार्ट है। और ये जो शिवालिक है यहाँ पर अगर आप लोग इनकी शेप देखते हो, इनका साइज देखते हो, तो शिवालिक है ना चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ से ये कवर्ड है तो यहां पर एवरेज रेनफॉल बाकी दूसरे एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। यहाँ की एवरेज रेनफॉल की अगर हम लोग बात करें तो आपको 100 सेंटीमीटर उससे ज्यादा ही आपको मिलेगी। 100 सेंटीमीटर हरियाणा के लिए बड़ी बात होती है भाई, इससे ज्यादा रेनफॉल है। दूसरा पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसकी वजह से यहां पर कौन से फॉरेस्ट आपको मिल रहे, पाइन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल किसके बेसिस पर कहा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट है हरियाणा के अंदर। देखो बेसिक वे में आप लोग को मैं समझाता हूं। हरियाणा का जो अपर पार्ट है वहां पर पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, अल्पाइन बोलो या पाइन बोलो। हरियाणा का जो लोअर पार्ट है या वेस्टर्न पार्ट है कुछ, वहां पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। हरियाणा का जो मिड पार्ट है वहां पर आपको कौन से मिलेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओगे, क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? आपको पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस मिलेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर बीच वाला वेस्टर्न पार्ट या फिर जो मिड पार्ट है हरियाणा का 90%, वहां पर तो कौन से ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसलिए ये मिलेंगे। सदर्न पार्ट में आपको ये वाले मिलेंगे। अरावली और शिवालिक को ध्यान रखना है, बाकी आपको कहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर हमारे जो मेन जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वेजिटेशन जो होती है, कचनार हुआ, खैर हुआ, अमलतास हुआ, शीशम हुआ, पीपल हुआ, ये सारी चीजें मिलेगी आपको, जिनके लिए जो रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल है वो 70 to 80 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। खैर ये तो हुई अपनी अदरवाइज ज्योग्राफी की चीजें बाकी। तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले पोर्शन की तरफ, देखते हैं अब जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है 2006 की वो क्या कहती है। बेसिक चीज है यार, फॉरेस्ट पॉलिसी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और वहां पर भी आपको फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में चीजें पता चल जाएगी। ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, अब इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई है जो फॉरेस्ट का काम होता है। आप लोग पढ़ोगे, आप पूरा डिटेल में ना डाउनलोड करके मैं नोट्स भी दे दूंगा उसके, तो आप पढ़ोगे तो उसमें वही सारी चीजें दिखाई देगी कि फॉरेस्ट के क्या क्या काम होते हैं, वो बच्चों वाली चीजें हैं। लेकिन हाँ, हमें बेसिक पॉइंट आप लोग के ध्यान रखने हैं। सस्टेनेबल रिसोर्सेस को माइंड में रखते हुए सस्टेनेबल रिसोर्सेस। अब सस्टेनेबल क्या होता है, समावेशी, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, इनको माइंड में रखते हुए हम लोगों ने कौन सी पॉलिसी बना दी, फॉरेस्ट पॉलिसी। अब सस्टेनेबल के अंदर क्या है कि वहां पर सोइल को भी ध्यान में रखा जाएगा, वहां पर वाइल्ड लाइफ को भी ध्यान में रखा जाएगा, वहां पर
बाकी जो हर्बल्स प्लांट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सभी को माइंड में रखते हुए हमने एक पॉलिसी बनाई। कौन सी पॉलिसी थी? फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इसमें है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है क्या होती है? एक एरिया जहां पर अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, वेजिटेशन या फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हो, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वेरिएबिलिटी के जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, वेजिटेशन होंगे, दैट इज नोन एज आपका बायोडाइवर्सिटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डाइवर्सिटी, अलग अलग, और कहां पर? यहां पर रिसोर्सेज के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? कंजर्व करना है। हर्बल पार्क्स, आपको पता है कि भिवानी के अंदर भी सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क चल रहा है। हर्बल प्लांट्स जो होते हैं वो मेडिसिन को बढ़ावा देते हैं, और मेडिसिन आपको दिखाई देगा या तो पंचकुला रीजन के अंदर या हरियाणा के गुरुग्राम में, यहां पर ज्यादा होती है। तो हर्बल प्लांट्स को भी ज्यादा से ज्यादा, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई मुहिम भी चलाई है इस चीज को लेकर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर्बल प्लांट्स का सेटअप लगाया है। वहां पर नए नए इंडिजिनस जो हमारे खुद के हैं उनको, उन पर फोकस किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिसिन के में रिजल्ट के रूप में आपको ये दिखाई देगा। तो हर्बल पार्क्स बनाए जाए, हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेदिक प्लांट्स, ये सारे एक ही बात है। तो इन पर मेन फोकस किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है कि अगर आपको वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है हमारे, वो बाढ़ से भी बचाते हैं और मिट्टी के कटाव से भी बचाते हैं, और यही फॉरेस्ट हमें लकड़ी देते हैं और यही फॉरेस्ट हमें घर देते हैं। तो वन को बचाना है, यही अपना नारा है। एक तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई। मैनेजमेंट किया जाएगा वाटर रिसोर्सेज का, और इवन हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स को भी इनिशिएट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसमें वन महोत्सव बनाया गया है, पूरा एक हफ्ते का वन प्रोग्राम बनाया गया है, ग्रीनिंग प्रोग्राम चला रखा है, अरावली प्लांटेशन स्कीम चला रखी है। उसके अलावा आप लोग देखते हो हर घर हरियाली योजना चला रखी है, पौधागिरी कैंपेन चला रखा है। ये सारी स्कीम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कुछ इनिशिएटिव्स ध्यान रखने हैं। हालांकि इसमें तो आप लोग है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी में आप खुद से पॉलिसी में बता दोगे, अच्छा ये चीज इसके अंदर हो सकती है, जो फॉरेस्ट के यूज है उसको आप ऐड कर दो, वो उसमें आएगा। देखते हैं अगला, सोइल डिग्रेडेशन, मिट्टी के कटाव को रोकना। आपको पता है कि जो अपना अरावली वाला रीजन है, सदर्न हरियाणा है, वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, मिट्टी का कटाव होता है। और वो किस तरीके, राजस्थान की जो सोइल है वो फ्लो होकर इस रीजन में आती है और वो सोइल डिग्रेड करती है। तो वहां पर ग्रीनिंग कैंपेन चलाया है, अरावली प्लांटेशन स्कीम्स हरियाणा सरकार ने चलाई है, और वो सब किसका पार्ट है? दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। ये सभी के सभी फॉरेस्ट पॉलिसी का पार्ट है। वो हुआ सोइल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकली बैलेंस, ये अपने कुछ बेसिक पॉइंट है किसके? फॉरेस्ट पॉलिसी के। एनवायरमेंट को स्टेबल करना, क्योंकि आप पेड़ काटोगे तो स्टेबिलिटी वहां पर क्या होगी? आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सेल्फी विद ट्री कर रखा है, 6 to 12 वाले स्टूडेंट को बोल रखा है कि भाई आपको पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगाने, पौधागिरी कैंपेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये कुछ पॉलिसी में पॉइंट्स लिखे हुए, काफ़ी बड़ी पॉलिसी, आप पीडीएफ के फॉर्मेट में आप डाउनलोड फॉरेस्ट पॉलिसी भी करोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखाई दे जाए। खैर हमें इतना पॉइंट ध्यान रखना नहीं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम के अंदर ऐसी आ सकती है, लेकिन आप उसको इजिली कवर कर दोगे। तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो अपना हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये अपना पार्ट 2। अब देखते हैं फॉरेस्ट स्कीम, कौन कौन सी फॉरेस्ट स्कीम है जो हरियाणा सरकार ने चला रखी है। अरावली प्लांटेशन स्कीम्स, अरावली रीजन के अंदर देखो कुछ टाइम से अरावली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक तो माइनिंग की प्रॉब्लम है, बचे कुचे पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। एक वहां पर मैंने बताया ना कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रखा गया है कि मैनेजमेंट करना है वाटर रिसोर्सेज का। अरावली रीजन में तो वैसे ही वाटर कम है, तो उन सारी चीजों को मैनेज करना है। दूसरा क्या है कि अरावली रीजन आप लोग देखते हो तो ये वाला रीजन, यहां पर प्लांटेशन आपको कम दिखाई देंगे और जो बचे कुचे हैं उनको काट दिया जाता है। तो अरावली प्लांटेशन स्कीम चला रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने। अब ये जो प्लांटेशन है ये हरियाणा के सदर्न हरियाणा में है। प्लांटेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा अरावली रीजन के अंदर पेड़ लगाए जाएंगे और इट कवर 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।
अब 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होती है। अब देखो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो क्या है कि जो अरावली वाला रीजन है यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन की मेन प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, मरुस्थलीकरण की, क्योंकि राजस्थान टच में है और राजस्थान के जो सोइल है, राजस्थान की जो मिट्टी है वो फ्लो करके यहाँ तक आती है। तो उसकी वजह से ना तो यहाँ पर वेजिटेशन हो पाते हैं, उसकी वजह से मिट्टी की जो सैलिनिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, सोइल की फर्टिलिटी कम होती है, और उसी की वजह से बाकी जो हमारे अदर मिनरल्स वगैरह है उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो उन चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अरावली प्लांटेशन स्कीम चलाई है। और कहां कहां पर है ये? फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, गुरुग्राम। मतलब ये वही रीजन है जो अरावली के अंदर है। अब आप कहोगे सर इसमें भिवानी भी ऐड होना चाहिए, वो मैंने आप लोग को बता दिया कि भिवानी कैसे था कैसे नहीं, आप प्रीवियस क्लास के अंदर उस चीज को देखना भाई। तो टू चेक डेजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर देम, मरुस्थलीकरण जो होता है डेजर्टिफिकेशन, उसको रिस्टोर करना। आप प्लांट्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी राजस्थान से आ रही है, जो सैंडी लोम सॉइल आ रही है, सैंडी सॉइल आ रही है, वो वहीं पर रुक जाएगी और डेजर्टिफिकेशन का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो ये अरावली प्लांटेशन स्कीम्स का पार्ट है। सोइल इरोजन और उसको इंप्रूव करना, ये अगला पार्ट है। मिट्टी का कटाव हो रहा है उसी वजह से, तो उस चीज को रोकना। इंप्रूव हैबिटेट फॉर एनिमल पॉपुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो अरावली रीजन, इस रीजन के अंदर काफी अमाउंट में आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हरियाणा की, जब आप लोग नेशनल हाईवे 48 से आप लोग गुजरते हो ना, तो आपको अरावली रेंज दिखाई देगी। तो आपको दोनों साइड है ना काफी अमाउंट में आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे। तो आप वहां पर देखना गवर्नमेंट ने भी जगह जगह पर होर्डिंग लगा रखी, बोर्ड लगा रखे हैं कि आप जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल से, या यहाँ से हमारे वाइल्ड लाइफ गुजरते हैं अपनी गाड़ी को धीरे चलाए, इस तरीके से। तो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हरियाणा ने अरावली प्लांटेशन स्कीम ये चला रखी है। अब थोड़े बहुत जो इनिशिएटिव सरकार की अच्छी स्कीम है, लेकिन जो करने चाहिए वो ये करना चाहिए कि होर्डिंग के जरिए चलो समझना तो शुरू कर दिया है। दूसरा क्या है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के देखरेख में सारा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें ये चीज ध्यान रखनी कि ज्यादा से ज्यादा लोग को इन चीजों की जानकारी पहुंचाई जाए। जैसे वन महोत्सव हम लोगों ने बनाया, इसी तरीके से अरावली महोत्सव भी हम लोग बनाए। और कोई भी ऐसा एक दिन डिसाइड कर ले, जैसे 15 जुलाई, इस पूरे एक हफ्ते अरावली प्लांटेशन स्कीम चलेगी। एनजीओ के जरिए, टीवी मीडिया रिपोर्टर के जरिए इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा तक फैलाएं। हमें देखो क्या है कि हमें गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनके लिए पॉजिटिव चीजें ही लिखनी है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपसे किसी टाइप का कमेंट मांगा जाता है, कोई राय मांगी जाती है, तो आपको है ना अदर एंगल से सोचना है कि भाई आप अपने तरीके से उस चीज को क्या क्या और कर सकते हो। कि सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन ये चीजें इसके साथ और होनी चाहिए, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो अरावली प्लांटेशन स्कीम ये अपनी एक स्कीम चली हुई है, फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 के अंदर भी शामिल किया गया था। देखते हैं अब आगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि कहां कहां पर है। आप बेसिकली बता दोगे, अरावली का नाम आ गया तो यार आप तुरंत बोल दोगे कि अच्छा ये चीजें, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हमें समझाएगा। देखो कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग का इस टाइप का बेस बनवाया है कि आप लोग इजिली है ना बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब तो आप ऐसे ही दे दोगे। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। अब इसमें भी कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब इस ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के अंदर भी ऐसे रीजन जहां पर प्लांटेशन कम है, ऐसे रीजन जहां पर आपको वेजिटेशन कम दिखाई देंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं। ये ग्रीनिंग प्रोग्राम है। खैर ये इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बटरफ्लाई पार्क। इससे पहले हम लोग देखो बात करें तो अभी क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पीपली है वहां पर, गुरुग्राम के अंदर भी ये चीजें दिखाई देगी आपको, वहां पर बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ये जो बटरफ्लाई पार्क होगा, एक तो जो हमारे टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा आपको दिखाई देगा सेकंड कि यहाँ पर बटरफ्लाई की अलग अलग वैरायटी दिखाई देगी। तो ये भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का ही पार्ट है। बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर? पीपली, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। वहां पर सरकार इसको बनाने जा रही है। ये हुआ बटरफ्लाई पार्क।
अगले पॉइंट पर अगर हम लोग मूव करते हैं तो अगली जो योजना है वो है हर घर हरियाली योजना। हर घर के अंदर क्या होनी चाहिए? हरियाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई। देखो, हर घर हरियाली योजना, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। देखो, मेरे को जहां तक चीजें लगती है तो वहां पर आपसे स्कीम से क्वेश्चन पूछेगा तो यही इस टाइप के ही पॉइंट को उठाकर वो कुछ क्वेश्चंस आपसे करेगा। तो ये आपका हर घर हरियाली योजना है। तो देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो 20% एरिया है अपना, उसको किसके अंदर कवर करना? फॉरेस्ट के अंदर कवर करना। अभी 3.6% के आसपास हमारे यहाँ पर आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे। और वैसे तो मेन टारगेट तो आपको पता ही है 28% वाला है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के साथ चलता है, जो पूरे इंडिया में अभी है। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो वर्ल्ड लेवल पर 33% जाता है वो, लेकिन इसके अंदर हर घर हरियाली योजना में अभी के लिए 20% रखा गया है। मतलब एटलीस्ट हम लोग ये करें कि हर घर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए? हरियाली, मतलब प्लांट्स होने चाहिए। तो 20% रखा गया है। 3.6% जो हरियाणा का मेन टारगेट है, उससे इसको कितने परसेंट रखा गया है? 20%। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपको रूट लेवल से सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कुछ और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पंचायत को ये जिम्मा दिया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उस गांव के अंदर कर भी रही है बहुत सारी पंचायत। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने गांव में जब विजिट करता हूं तो वहां पर देखता हूं कि गांव की पंचायत ने इस स्कीम को लेकर भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और गांव के अंदर जो गांव किनारे की जो सड़कें हैं, जो विलेज फॉरेस्ट है, वहां पर और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और उनकी इवन देखभाल भी की जा रही है। हमारे गांव में तो इवन यहाँ तक भी है कि एक पूरा का पूरा एरिया है और उस एरिया में भी अलग से प्लांटेशन कर रखी है। तो ये एक अच्छी पहल है, बाकी पंचायत को भी करनी चाहिए इस टाइप की पहल। तो ये 20% एरिया है स्टेट का जो अंडर ग्रीन और फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इसी के अंदर वन महोत्सव जो है 2015 का, वो सेलिब्रेट किया गया। अब वन महोत्सव में भी क्या होना चाहिए कि आप लोग है ना, हर महीने भी ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन डिसाइड करो और उसके अंदर इस कैंपेनिंग निकालो, या फिर स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, मीडिया के जरिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए। तो ये है। अब इसके अंदर जो हमारे इंडिजिनसली ग्रोन प्लांट्स है, खुद के है, जैसे आम हुआ, हमारे यहाँ पर जो जो चीजें हो सकती है, मैंगो हुआ, पीपल हुआ, मतलब इवन आप कॉमर्शियल भी देख सकते हो उस चीज को, जरूरी नहीं है कि ये ही देखो। तो हमारे खुद के होने चाहिए, विदेशी किसी चीज को नहीं हम लोग को अपनाना है। तो खुद की बनाई हुई चीजों को, मतलब खुद के प्लांट जो है उसके ऊपर मेन फोकस करना है। तो 20% का इसका मेन फोकस है और इसको लॉन्च किया गया था कब? हर घर हरियाली योजना को 2015 के अंदर। और यही टारगेट रखा गया है कि जब भी नई फॉरेस्ट पॉलिसी अपनी आए, जैसे अभी हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 2006 की चल रही है और फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार आती है। तो 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी ये टारगेट रखा था 21 तक हम 20% कर देंगे। लेकिन आपको पता है अभी हरियाणा सबसे लिस्ट में यार। उसका रीजन एक दूसरा ये भी है कि रेनफॉल भी तो कम हो रही है हमारे यहाँ पर। अब हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ही आपको दिखाई देगा बिल्कुल अपर पार्ट में है कि साउथ वेस्ट मानसून वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है और ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। तो इसमें कोई मैन मेड रीजन तो है नहीं, ये तो नेचुरल रीजन है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को हम अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी चीजें है ना, आप लोग ये जितने भी स्टेप्स है, ऐसी चीजें आप कोशिश करो कि मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर भी ऐसी चीजें डालो कि आपको है ना, कोई भी राय लिखनी है, कोई भी कमेंट लिखना है तो वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। उसको उतना ज्यादा नेगेटिव मत लो कि सामने वाले को देखने के साथ लगे कि यार ये बंदा तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा हमारे लिए, और इसको तो फिर भारी करो। चलो देखते हैं। अब हर घर हरियाली योजना के बाद अगली स्कीम के ऊपर बात करते हैं। अगला है आपका पौधगिरी कैंपेन। ये जो पौधगिरी कैंपेन है, इसके अंदर देखो क्या किया गया है। प्लांटेशन स्कीम चलाई गई है पौधगिरी कैंपेन के अंदर। और किसके लिए प्लांटेशन स्कीम्स है? ये जो हमारे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको लेकर ये स्कीम चलाई गई है। अब हमारा जो हरियाणा रीजन है, हम लोग तो बेसिकली पूरा इंडिया ही मानसून के ऊपर बेस है। मानसून का जुआ भी इसको बोलते हैं। तो जब ये मानसून के ऊपर बेस है
तो 22 लाख स्टूडेंट जो है क्लास 6 और 12 के, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हो, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तो ये जो है इसमें होगा क्या, देखो जो अपना सबसे छोटा रूप होता है, जब किसी भी पौधे को हम लगाते हैं तो उसको पौध बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग धान के खेत में भी देखते हो तो हम लोग बोलते हैं धान की पौध लगा रहे हैं, ना कि धान का पौधा लगा रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग होती है, जब किसी भी पौधे को उगाया जाता है तो उसको पौध बोलते हैं। तो इसमें पौधगिरी कैंपेन, अब ये एक टाइप की ऐप भी बना रखी है पौधगिरी की। आप किसी बच्चे को 6 to 12 क्लास के बच्चे को पौधगिरी ऐप डाउनलोड करनी है, सेल्फी लेनी है, एक पौधे को उसकी सैपलिंग करनी है और 3 महीने तक, लिखा भी हुआ है 3 महीना जो है मानसून का, वहां तक उसको लेकर जाना है और आपको 50 रुपीज मिलेंगे इंसेंटिव के तौर पे। अब ये 50 रुपीज इस चीज के नहीं है कि लो भाई 50 रुपीज मिल गए, चलो कुछ जो आज तो कुछ तूफानी कर लेते, कुछ खाने पीने चलते, नहीं। ये इसलिए है कि अगर एक स्टूडेंट इस एक पौधे को लगा रहा है या जो भी प्लांटेशन कर रहा है तो उसको अगले 3 साल तक इसका मेंटेनेंस रखना है, इसका रख रखाव रखना है, ये भी होना चाहिए। देखो पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आगे के लिए मेंटेन करना कि पानी बराबर अमाउंट में मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज की जानी चाहिए यहाँ पर। तो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को रखा गया है, प्लांटेशन ड्राइव 22 लाख की है, ठीक है। तो सेल्फी वगैरह ऐप भी बनी हुई है पौधगिरी कैंप। ये सारा प्रोग्राम हम लोग जो कर रहे हैं, आपको पता है किसके लिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधों को लगाए। हमारा 3.6% से बढ़कर पूरा जो इंडिया का है उसके लेवल पर पहुंचे, एटलीस्ट 20% तो हम लोग कवर करे ही करें, क्योंकि सबसे मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है आपको पता है, हरियाणा के अंदर है, ये है, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पौधगिरी कैंपेन अपना हो गया। अब मैं आप लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूं। देखो, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HFDC, इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। HFDC, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को समझना है। इसको हमने बनाया कब, 1989 के अंदर। और किस एक्ट के अंदर ये बनी हुई है, हमारी कंपनी एक्ट जो 1956 का आया था उसके अंदर, 2013 के अंदर अमेंड कर दिया गया है। तो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर HF हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया। अब ये बेसिकली है क्या, तो आपको ये ध्यान रखना है, मेनली फॉर द प्रमोशन ऑफ, ये प्रमोशन के लिए की गई है। किसके लिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें, प्रमोशन करें, पेड़ों को बेचना भी इसके अंदर आता है, पेड़ों की नई नई वैरायटी लेकर आनी है वो भी इसके अंदर आता है। मतलब प्लांटेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है वो इस कॉर्पोरेशन को दी गई है। प्रमोशन करना, इंडिजेंसी वैरायटी लेकर आना, खुद के द्वारा खुद के देश की जो वैरायटी है वो लेकर आना, और उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी अपनी स्कीम चला रखी है ये कॉर्पोरेशन की गाइडलाइंस के अंदर, डायरेक्शन के अंदर वो सारी की सारी चीजें होती है। इवन जो हमारे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है हरियाणा के अंदर इसी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर उनको रखा गया है। तो देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ये कि जो हमारा ऐसा एरिया जो नॉन लैंड एरिया है, नॉन लैंड फॉरेस्ट एरिया है, कोई बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट करना और वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना, एफोरेस्टेशन करना, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाना, वो भी इसके अंदर शामिल आता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको यही दिखाई देगा। तो नॉन लैंड फॉरेस्ट एरिया जो है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना, फॉरेस्ट के अंदर। जैसे एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताऊं कि इस जो कॉर्पोरेशन है इसने बहुत सारे अचीवमेंट भी इसके रहे हैं। सदर्न हरियाणा में खासकर आपको दिखाई देगा कि आप लोग वहां पर देखते हो तो मतलब लगभग आज से 7-8 साल पहले आपको दिखाई देगा कि कैक्टस वगैरह है ना इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा होते थे। तो वहां से उन कैक्टस को हटाया गया और उस लैंड को फर्टाइल बनाया गया, फर्टिलाइजर डालकर किया हो या फिर बार बार उनकी जुताई करके किया हो, और फिर उस
नॉन लैंड फॉरेस्ट एरिया को किसके अंदर कन्वर्ट किया गया, फॉरेस्ट के अंदर। हालांकि आपसे तो एग्जाम के अंदर तो जब फॉरेस्ट की बात आई तो आप वैसी स्कीम देखकर बता दोगे। आपसे एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जो हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये बेसिकली आपका क्या ध्यान रखना है, प्रमोशन के लिए है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और किसके अंदर इसको बनाया गया है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चला रखा है। जैसे हम लोग बात करें तो आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चला रखा है। इस मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर जो फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारी 2006 वाली, उनके सारे पॉइंट को अचीव करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एफोरेस्टेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कैंपेनिंग करना, एनजीओ के जरिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ये भी एक टाइप का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक ऐसा पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर जिसमें किताबों में भी अक्सर गलत लिखा रहता है और बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। हमने 2 इन्वायरमेंट कोर्ट बना रखे हैं हरियाणा के अंदर। 2 इन्वायरमेंट कोर्ट चल रहे हैं, और कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा समझना। हरियाणा के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 2 इन्वायरमेंट कोर्ट हम लोगों ने बना रखे हैं। अब एक इन्वायरमेंट कोर्ट जो है वो अपना चल रहा है कहां पर, फरीदाबाद में, ये वर्किंग है। दूसरा जो इन्वायरमेंट कोर्ट था हरियाणा का, वो था कहां पर, हिसार के अंदर। लेकिन ये जो हिसार वाला इन्वायरमेंट कोर्ट है, ये ऑफिशियल साइट पर भी आपको दिखाई देगा, ये अभी वर्किंग नहीं है। इसकी जगह पर नया जो इन्वायरमेंट कोर्ट हम लोगों ने कहां पर स्टैब्लिश किया है, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो अगर एग्जाम में आज के टाइम पे ये अपडेटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जाए कि जो हरियाणा में 2 इन्वायरमेंट कोर्ट है वो कहां कहां पर है, एक आपका हो गया फरीदाबाद और दूसरा आपका हो गया कहां पर, कुरुक्षेत्र। पहले कहां पर था, हिसार वाला अभी वर्किंग नहीं है। हरियाणा में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोइल डिग्रेडेशन से रिलेटेड या फिर प्लांटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो कंसर्निंग अथॉरिटी कौन सी आपकी, ये जो इन्वायरमेंट कोर्ट है इसके पास। उसके अलावा आपको दिखाई देगा इको क्लब्स भी बनाए गए हैं, हर्बल पार्क्स भी बनाए गए हैं, और अभी आप लोगों ने देखा बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर, प्लांटेशन को लेकर हरियाणा सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स उठाए हैं। अब इको क्लब की अगर हम लोग बात करें तो इको पार्क भी सरकार ने वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाने की डिक्लेरेशन घोषणा की है। तो ये कुछ स्कीम्स, कुछ अचीवमेंट आप लोग को सरकार की दिखाई देगी, तो सरकार कदम उठा रही है आगे बढ़ने के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको फॉरेस्ट के अंदर ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोग को लास्ट के अंदर बता देता हूं। देखो, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हरियाणा की आती है, अब वो बड़ा कंफ्यूज करती है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर, सबसे कम फॉरेस्ट कहां पर। हालांकि मैं ये सारी चीजें आप लोग के नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा कि सबसे ज्यादा कम, सबसे कम कहां, लेकिन आप लोग लॉजिक लगाओ यार खुद। क्या आपको पता है कि जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, अगर रेनफॉल ज्यादा है तो वहां पर आपके फॉरेस्ट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इस रीजन में फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे या सदर्न हरियाणा अरावली वाले में, पंचकुला में मिलेंगे, नूह में कम मिलेंगे। फॉरेस्ट अगर ज्यादा है तो दूसरा आपको दिखाई देगा कैसे फॉरेस्ट होंगे, वो डेंस फॉरेस्ट होंगे, घने वन होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, या ऐसे फॉरेस्ट होंगे जो ड्राई डेसिडियस है, ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डेंस फॉरेस्ट है, देखो पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन जो है माउंटेनियस रीजन के अंदर मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट अगर आपको मिल रहे हैं ये पूरा का पूरा, तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि यहां पर पेड़ की जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो ज्यादा मिलेगी। जो रूट्स है, पेड़ों की जो रूट्स है, फॉरेस्ट की जो रूट्स है, उसका साइज जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्योंकि जो रूट्स है वो पानी लेने के लिए नीचे तक जाती है, जाइलम वेसल के थ्रू लीव्स तक पानी जाता है, तो उनकी रूट्स क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। तो इसी बेसिस पे आप कुछ भी पॉइंट जोड़ सकते हो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो हरियाणा के किस एरिया में कैक्टस मिलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं,
ये इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हरियाणा से आते हैं तो आप कवर कर सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता है पंचकुला के अंदर ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, उसी बेसिस पर आप लगा सकते हो। आपसे पूछे डेंस फॉरेस्ट हरियाणा में कहाँ मिलेंगे तो आप ये भी बता सकते हो। फॉरेस्ट कवर हरियाणा में कहाँ पर ज्यादा होगा तो रेनफॉल से सारी चीजें डिसाइड होगी। जहां पर वाटर ज्यादा है वहां पर रेनफॉल, मतलब रेनफॉल ज्यादा है वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे। सबसे कम कहाँ मिलेंगे, नूह के अंदर मिलेंगे, जो आपका मेवात है वहां पर आपको फॉरेस्ट कम मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।